हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। आज से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और हिंदी का आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा कहानी। कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी की विशेषताएं, इसके तत्व और कहानी के उद्देश्य क्या हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस क्लास में जानेंगे। साथ में याद रखें कि कहानी जो टॉपिक है आपके सेकंड सेमेस्टर हिंदी में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए शुरुआत कहानी चैप्टर से कर रहे हैं। इसके बाद आपके हिंदी के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। कल से आपको जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी क्या है। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें किसी घटना का सत्य या काल्पनिक रूप का वर्णन किया जाता है। आप सबने कहानी सुना होगा जिसे इंग्लिश में स्टोरी भी कहते हैं। हिंदी गद्य में गद्य लेखन की ये एक विधा है जिसमें किसी घटना या सत्य या काल्पनिक रूप का वर्णन किया जाता है। याद रखिएगा, कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें किसी भी घटना का हम सत्य रूप से या काल्पनिक रूप से वर्णन करते हैं। अर्थात जो भी एक कहानी हमें बताई जा रही है या सुनाई जा रही है वो सत्य भी हो सकती है या फिर कोई एक काल्पनिक कहानी अर्थात अपने आप बनाई हुई कहानी हो सकती है। ये छोटी सी परिभाषा है, इसे आप याद रख सकते हैं या आप यहाँ पे इस परिभाषा को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कहानी एक ऐसा साहित्यिक रूप है जो किसी घटना, अनुभव या विचार को क्रमबद्ध और रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें पात्र, संवाद और घटनाओं का वर्णन होता है जिससे पाठक के मनोरंजन के साथ साथ कोई संदेश या सीख भी मिलती है। कहानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती हैं और वे वास्तविक जीवन पर आधारित या काल्पनिक हो सकती हैं। जैसा कि अभी आपको कहानी की परिभाषा बताई गई थी कि कहानी एक साहित्यिक रूप है या हम कह सकते हैं एक गद्य विधा है जिसमें किसी भी घटना, अनुभव या विचार को क्रमबद्ध और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पाठक को मनोरंजन के साथ साथ कोई संदेश या सीख अवश्य सीखने को मिलती है। कहानी कितनी भी छोटी या बड़ी हो सकती है और ये वास्तविक जीवन पर आधारित या फिर काल्पनिक हो सकती है। इसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है कहानी के तत्व। याद रखिएगा, कहानी के तत्व कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कहानी के तत्व है पात्र, कथानक, स्थान और समय, संघर्ष और परिणाम। ये आपके कहानी के तत्व हैं जिसमें से पात्र क्या होता है तो याद रखिएगा, कहानी का जो भी मुख्य और सहायक चरित्र होता है अर्थात जिसके कहानी सुनाई जाती है। जैसे कहानी है कोई कि एक राजा था, या हम कह सकते हैं मेन सदस्य कौन है, राजा। कहानी किसके विषय में कही जा रही है, राजा। तो ये क्या हो गया, ये कहानी का मुख्य भाग हो गया अर्थात ये एक पात्र हो गया। नेक्स्ट है कथानक, अर्थात घटनाओं का जो क्रम है वो बिल्कुल सही से होना चाहिए जिससे बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो उसमें रोचकता है। नेक्स्ट है स्थान और समय, अर्थात कहानी का परिवेश और समय के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है संघर्ष, अर्थात पात्रों के बीच समस्या या चुनौतियों को यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट है परिणाम, अर्थात कहानी का रिजल्ट क्या निकला, कहानी का अंत या निष्कर्ष के बारे में परिणाम को दर्शाया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी हमने यहाँ पे लिखी हुई है जिसमें आप इन सभी जितने भी तत्व हैं इनको अच्छे से समझ पाएंगे। कहानी का टाइटल है सच्चाई की जीत, जिसमें से प्रारंभ होती है कहानी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास करता था। तो मेन इसमें पात्र कौन हो गया, राम हो गया। कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, राम के ऊपर। राम कौन था, एक किसान था जो ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखता था। नेक्स्ट है कथानक, राम को एक दिन खेत में सोने की थैली मिली। उसने वह थैली गांव के मुखिया को सौंप दी क्योंकि वह जानता था कि ये किसी की अमानत है। मुखिया ने घोषणा की लेकिन कोई मालिक नहीं मिला। राम को खेत में एक सोने की थैली मिली थी। उस सोने की थैली को उसने गांव के मुखिया को दे दी क्योंकि वो जानता था कि ये जो थैली है वो उसकी नहीं है। और गांव के मुखिया ने घोषणा की कि ये थैली जिसकी ओर ले जाए, किंतु उसका जो वास्तविक मालिक था वो नहीं मिल पाया। गांव के एक लालची व्यक्ति ने झूठा दावा किया कि थैली उसकी है और गांव के एक लालची व्यक्ति ने दावा ये कर दिया कि थैली उसकी है। ये हो गया कथानक। नेक्स्ट है संघर्ष, राम ने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। उसने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए सबूत और गवाह लाए। राम ने इस कहानी में सच्चाई के लिए संघर्ष किया अर्थात जिसकी थैली है उसको मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। परिणाम ये निकला
कि मुखिया ने जांच के बाद निर्णय लिया कि राम सही था, राम की सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा हुई। अर्थात ये जो लालची व्यक्ति था, इसका जो दावा किया गया ये झूठा निकला और राम ने ईमानदारी के साथ सभी सबूत और गवाह ले आया, जिससे ये जानकारी मिली कि जो यहाँ पे थैली थी वो इस लालची व्यक्ति की नहीं थी। संदेश हमें ये मिलता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है, किंतु सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस प्रकार से आप ये सभी तत्व को यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कहानी की उपयोगिता। याद रखिएगा कहानी की उपयोगिता ये भी काफी पूछा जाता है। कहानी की उपयोगिता क्या है? अभी आपको पीछे परिभाषा में बताया गया था कि गद्य साहित्य की सर्वाधिक प्रिय विधा है। आप लिख सकते हैं कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक प्रिय विधा है, ये एक उपयोगिता है। नेक्स्ट है इसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन होता है। इसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता होती है, अतः जो काम लंबे चौड़े व्यवस्थानों से नहीं हो पाता वे छोटी छोटी कहानियों से सरलता पूर्वक हो जाता है। आप सबने देखा होगा यदि बच्चे क्लासरूम में बहुत ही अधिक शोर कर रहे हैं किंतु उन्हें बार बार आप मना कर रहे हैं कि शांत बैठिए और नहीं बैठ रहे हैं, तो आप कोई भी एक कहानी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि रोचक होनी चाहिए। यदि वो कहानी अच्छी है तो बच्चे आसानी से शांत पूर्वक बैठकर उस कहानी को सुनने लगते हैं और जिस काम को करने में हमें कठिनाई हो रही थी वो एक कहानी के द्वारा बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाती है। यहाँ पे आप मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की यहाँ पे कहानी की परिभाषा बताई गई है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, कथा, न्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये जो परिभाषा है याद रखिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा कहानी की परिभाषा बताई गई है। तो कहानी की उपयोगिता में आप ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा और साथ में आप चाहें तो इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है? अभी आपने उपयोगिता पढ़ा, अब यहाँ पे कहानी शिक्षण के उद्देश्य को देखेंगे। याद रखिएगा लगभग जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो एक ही तरीके से मिलेंगे, कुछ ही पॉइंट यहाँ पे अलग होंगे। आपको ये सभी पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना। कहानी शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है कि बच्चों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित किया जाए। जब हम किसी कहानी को सुनाते हैं तो बच्चे उस कहानी के जो मुख्य विषय होते हैं या चरित्र होते हैं या हम कह सकते हैं पात्र होते हैं, उनके विषय में वो विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। यदि राजा कहानी सुनाएंगे तो वो राजा के तरीके ही वहां पे कल्पना करेंगे और उसमें तर्क शक्ति अर्थात अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। याद रखिएगा कहानी के माध्यम से हम किसी भी छोटी और कठिन बातों को बहुत ही सरल रूप से सुना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना। जब भी हम कहानी सुनाते हैं तो उससे बच्चों में बहुत ही अधिक रोचकता आ जाती है, तो इसके मदद से जो साहित्य होता है छात्रों की साहित्य में हम रुचि विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करके उसका ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। कहानी शिक्षण के द्वारा हम ज्ञान को बहुत ही सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्रदान करना। ये सभी कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। इनको आप सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। कहानी, कोई भी कहानी हम सुना सकते हैं, उसके द्वारा बच्चों से हम कह सकते हैं कि उस कहानी को वो दोहराएं, तो उसके द्वारा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। साथ में ये हम कह सकते हैं कि जो भी कहानी हमने बच्चों को सुनाई है उसको वो लिखें, कितना उस कहानी के विषय में लिख सकते हैं, तो उससे उनमें लिखित अभिव्यक्ति का विकास होगा। सामाजिकता के भावना को विकसित करना, नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना, ये सभी कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी के विविध रूप देखेंगे। याद रखिएगा कहानी के ये कुछ रूप हैं। पहली है सामाजिक कहानियां। ऐसी कहानियां जो तत्कालीन समाज की रीति, नीति, परंपरा, समस्या का उल्लेख होता है। अर्थात नाम से ही आपको ज्ञात होता है सामाजिक कहानी, अर्थात जिसमें समाज के विचारों या समस्याओं या जो भी रीतियां हैं या नीतियां चली आ रही हैं उनका उल्लेख हो। नेक्स्ट है धार्मिक कहानियां, अर्थात ऐसी कहानियां जिसमें धर्म के विषय में बताया गया हो, अर्थात नीति संबंधी उपदेश दिए गए हों। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कहानियां।
ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित कहानियां अर्थात ऐसी कहानियां जो राजा महाराजाओं से या फिर प्राचीन समय से संबंधित हो, उन्हें हम ऐतिहासिक कहानियों के अंतर्गत रखेंगे। ये सभी कहानी के विविध रूप हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कहानी के प्रकार या फिर भेद। याद रखिएगा, कहानी तत्वों के आधार पर कहानी के कुछ प्रमुख भेद होते हैं। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कहानी के प्रकार कितने हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी और भाव प्रधान कहानी। ये 4 तत्वों के आधार पर कहानी के प्रकार हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है और ये बहुत ही बार पूछी जाती हैं कहानी की विधियाँ, और इन्हें विशेष रूप से आप सभी याद रखिएगा। आपको जो याद रखना है वो है कहानी की आपको परिभाषा याद रखना है, कहानी के उद्देश्य क्या है, इन 3 पॉइंटों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। साथ में ये जितनी भी कहानियों की अभी कहानी की विधियां हम बताएंगे आगे, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वार्तालाप विधि। जैसा कि आपको नाम से ज्ञात होता है कि वार्तालाप विधि, वैसे ही बच्चों को रोचक मनोरंजक कहानियों के माध्यम से अधिगम कराना प्रभावी है। कहानी हाव भाव गतिविधि के साथ सुनाने पर शिक्षण में जीवंतता बनी रहती है। जब भी हम किसी कहानी को क्लासरूम में सुनाते हैं तो वो कहानी रोचक होनी चाहिए, साथ में मनोरंजक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहानी हम उठा के सुनाने लगे तो बच्चों को उसमें न ही कोई रोचकता आएगी, अर्थात न ही बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और न ही बच्चों को मजा आएगा। साथ में कहानी जो भी हो वो कहानी अगर हम यहाँ पे हाव भाव के साथ सुनाएं और गतिविधि के साथ सुनाएं, अर्थात जिस प्रकार से कहानी सुनाई जा रही है, अर्थात किसी वीर की कहानी सुनाई जा रही है तो उसी प्रकार से हम बिल्कुल लय ताल के साथ सुनाएं, तो वो कहानी शिक्षण में जीवंतता बनी रहती है और ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कहानी में जीवंतता आ गई है, अर्थात जान आ चुकी है। तो कहानी सुनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कहानी जो भी बच्चों को सुनाई जाए वो रोचक मनोरंजक होनी चाहिए, साथ में कहानी में हाव भाव और गतिविधि के साथ सुनाना चाहिए। इसे हम वार्तालाप विधि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चित्र विधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम बच्चों को चित्र विधि के द्वारा कहानियां सुनाते हैं तो उन बच्चों में बहुत ही अधिक समझ विकसित होती है। आरंभिक अवस्था में शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिएगा जो चित्रविद है इसे आरंभिक अवस्था में शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें कक्षा में कुछ पशु पक्षी संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर बच्चों से कुछ वाक्य इस प्रकार बनवाएं कि एक छोटी कहानी बन जाए। हम कोई ऐसा चित्र बच्चों को देते हैं जो कि क्लासरूम में अवेलेबल हो। जैसे हमने शेर को एक चित्र दे दिया बच्चों को कि शेर के ऊपर कुछ 2-4 आपको वाक्य बताने हैं, अर्थात कोई भी कहानी इससे रिलेटेड बतानी है, तो बच्चे उस कहानी को चित्र देखकर बताने का प्रयास करेंगे। इससे बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है और बच्चे यहाँ पे वाक्य का निर्माण करना भी सीखते हैं। तो जो चित्रविधि होती है याद रखिएगा आरंभिक अवस्था में शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का अर्थ है कि यहाँ पे टीचर प्रश्न पूछेगा और बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे, या फिर बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं और टीचर यहाँ पे जवाब देंगे। ये एक प्रश्नोत्तर का अर्थ होता है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि कहानी में किस प्रकार से उपयोगी है वो यहाँ पे देखेंगे। इस विधि द्वारा बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को सरलतम ढंग से बता सकते हैं। साथ में कहानी की घटनाओं के आधार पर बच्चों से प्रश्न करके बच्चों का ध्यान एवं रुचि उस प्रसंग से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम कोई कहानी सुना रहे हैं तो बीच में हम उस कहानी से संबंधित बच्चों से यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, और ताकि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लें और उनका ध्यान बना रहे। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कहानी कथन विधि। बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाकर पुनः यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। कहानी कथन का यहाँ पे अर्थ होता है कि जो भी कहानी यहाँ पे टीचर द्वारा सुनाई गई है वही कहानी बच्चों से भी दोहराएं, अर्थात बच्चों ने उस कहानी को कितना ध्यानपूर्वक सुना और बच्चे उस कहानी को कितना बता पाते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहानी कथन विधि का यहाँ पे अर्थ होता है कि बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाकर पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। तो ये कहानी विधि हो गई, और इसी के साथ आपकी ये जितनी भी कहानियां बीती वो यहाँ पे समाप्त होती हैं। सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आज से आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी क्लासें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अभी आपके एग्जाम में कम से कम 2 महीने का समय अवश्य है, इससे अधिक का भी समय आपको मिल सकता है। यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी नहीं की है तो अब आप हमारे साथ बने रहिएगा और सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बता दी जाएंगी। नेक्स्ट है कहानी शिक्षण के अन्य तरीके। कहानी को हम अन्य तरीकों से भी यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कोई एक अधूरी कहानी। यदि हम कोई एक अधूरी कहानी बच्चों को सुनाते हैं कि 2-4 वाक्य हमने सुनाया और बंद कर दिया, बच्चों को यहाँ पे सोचने के लिए और उनमें रोचकता एक बनी रहेगी कि आगे इस कहानी में क्या होगा, तो हम यहाँ पे अधूरी कहानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिले। अर्थात यहाँ पे पर्याप्त बल मिल जाए और वहाँ पे विकल्प भी मिल सके। हम कोई भी दृश्य दिखाकर यहाँ पे बच्चों को कहानी सुना सकते हैं कि प्राकृतिक या निर्मित दृश्य जिससे कहानी बन सके। कोई ऐसा दृश्य हमें दिखाना है जिससे बच्चे उसमें कहानी बना सके। नेक्स्ट है चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र। जैसे यहाँ पे आप पौंडा देख सकते हैं, यदि इससे रिलेटेड बच्चे कहानी बताएंगे तो क्या बता सकते हैं, आप स्वयं विचार कीजिएगा। नेक्स्ट है कोई कार्टून दिखा सकते हैं। बच्चे आजकल कार्टून बहुत अधिक देखते हैं, जैसे ये मोटू पतलू को हो गया या डोरेमोन हो गया या फिर अन्य कोई कार्टून जो भी है वो उसको वहाँ पे चित्र हम दिखा सकते हैं और उनके बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इससे बच्चों में नए नए विचार उत्पन्न होंगे, वाक्य का निर्माण करना सीखेंगे, साथ में इस कार्टून से रिलेटेड वो बहुत सी बातें याद करेंगे और उन अपने विचारों या अपने द्वारा कही गई बातों को वहाँ पे सुनाएंगे। नेक्स्ट है कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम या परिवेशी शब्द देकर, साथ में विशेष घटना कोई या आसपास की कोई घटना अगर हुई है तो उस पर विशेष चर्चा करके यहाँ पे हम कहानी शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में टीवी सीरियल, कल्पना शक्ति। टीवी सीरियल जब भी हम कोई देखते हैं तो उसके बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। साथ में कल्पना शक्ति के द्वारा अर्थात बच्चे कोई कहानी अपने आप से बना सकते हैं या नहीं, इससे कल्पना शक्ति का उनमें विकास होगा। इसके आधार पर बच्चों को कुछ पुरानी यादों को सुनाना होगा। इस कल्पना शक्ति के द्वारा बच्चों को कुछ पुरानी यादों को यहाँ पे हम पुनः याद दिलवाने की कोशिश करेंगे। कुछ याद आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप कहानी सुना सकते हैं। तो ये कहानी शिक्षण के अन्य तरीके हैं जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छी कहानी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा अच्छी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शीर्षक है वो आकर्षक, स्पष्ट हो, जिससे कि पढ़ने मात्र से ही कथानक का आभास हो जाए। अर्थात शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ते ही हमें ये लगे कि हाँ कहानी इस चीज के बारे में है। नेक्स्ट है कथानक। कथानक जो होती है वो कथा वस्तु छोटी, सरल और स्पष्ट हो। जो भी कथानक हो वो छोटी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है गतिशीलता एवं क्रमबद्धता। अर्थात कहानी जो है लगातार बोलना चाहिए और उसमें एक रोचकता होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी क्या हो उसके बारे में वो कंटिन्यू सुनते रहें। यदि कहानी को हम रुक रुक कर बताएंगे तो उनमें किसी भी प्रकार की रोचकता नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है जो भी कहानी सुनाए वो विद्यार्थियों के इस तरह अनुकूल हो। अर्थात मान लीजिए कक्षा 2 का बच्चा है और उसको हम किसी अन्य चीज के बारे में हम कहानी सुना रहे हैं तो उसको वहां पे समझ में नहीं आएगी। कहानी जो हो उसके इस तरह अनुकूल हो। अर्थात कक्षा 2 का बच्चा है तो वो ज्यादातर क्या जानता होगा, वो ज्यादातर शेर, बॉल, एप्पल या फिर हम कह सकते हैं या जो भी कार्टून देखता होगा उसके बारे में जानता होगा, या अब उसके परिवेश में अर्थात आसपास जो चीजें हैं जैसे गाड़ी हो गया, फल फूल हो गए, ये इनसे रिलेटेड हम कहानियों को बता सकते हैं। नेक्स्ट मनोरंजक हो, कहानी का अंत सुखात्मक हो। जो भी कहानी सुनाए उसकी कहानी का अंत क्या हो, सुखात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है चाल, अर्थात पात्र कम हो जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। याद रखिएगा जो भी कहानी हम सुनाएं उसमें पात्र कम होने चाहिए। याद रखें 2 से 3 पात्र ही रखें जिससे बच्चे इन पात्रों को याद रख सकें कि एक राम थे, एक श्याम थे, एक मीरा थे, इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक कहानी सुना रहे हैं उसमें 10 पात्रों के नाम ले लिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बारे में यहाँ पे कहानी बताई जा रही है। नेक्स्ट है कथोपकथन
ये प्रभावशाली होना चाहिए और जो भी भाषा शैली हो वो बच्चों के इस तरह अनुकूल हो और सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य इसका मनोरंजक हो और शिक्षाप्रद होना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी कहानी सुनाए वो मनोरंजक के साथ साथ रोचकता प्रदान करे, सरल हो, स्पष्ट हो और शिक्षा अर्थात ज्ञान अवश्य प्रदान करे। ये सभी अच्छी कहानी की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट देखेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है, तो याद रखिएगा कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। कहानियां विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। ये सभी आपके कहानी शिक्षण की उपयोगिता हो गई, जिसमें कुछ आपको टैग वर्ड जिसे हम बोलते हैं अर्थात की पॉइंट भी कह सकते हैं उनको याद रखना है। जैसे कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण के द्वारा बच्चों में या विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। साथ में कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। साथ में कहानी जो भी सुनाए वो बच्चों को पढ़ने में उत्साहित करें और कल्पना शक्ति का उनका विकास करें। ये कुछ पॉइंट है। साथ में और याद सकते हैं रोचकता प्रदान करें और जो भी कहानी सुनाए वो छोटी हो, साथ में उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखें, जिससे इन शब्दों के द्वारा आप यहाँ पे एक जो वाक्य है वो इसका निर्माण आप कर सकते हैं और यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी कहानी की विशेषताएं। अच्छी कहानी की विशेषताएं हैं कि ये छात्रों के इस तरह अनुकूल हो, रुचिकर हो, सरल, स्पष्ट व गतिशील हो, यथासंभव छात्र जीवन से संबंधित हो, पात्रों की अधिकता न हो, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के चरित्रों का समावेश हो, कहानी का अंत सुखात्मक हो, बच्चों के लिए मनोरंजक हो, साथ में बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, बच्चों का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो। इसके बारे में अभी आपको पीछे बताया गया कि क्या क्या विशेषताएं हैं। एक बार पुनः यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सभी यहाँ पे पॉइंट लिख दिए गए हैं, जैसे इस तरह अनुकूल हो, रुचिकर हो, सरल हो, स्पष्ट हो, गतिशील हो और छात्र जीवन से संबंधित हो और यहाँ पे पात्रों के अधिकता न हो और कहाँ बच्चों की जो भी कहानी सुनाई जाए वो मनोरंजक हो। इन पॉइंटों को याद रखिएगा, इनके द्वारा आप यहाँ पे पूरा वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये जो कहानी टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। साथ में कहानी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और पूछे जाते हैं, जैसे इसी चैप्टर में एक टॉपिक है गद्य और पद्य। तो अब हम गद्य और पद्य को यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आप सभी लोग क्लास को एंड मत कीजिएगा, साथ में चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जब लाइक करेंगे तभी हमको ज्ञात होगा कि यहाँ पे क्लास आपको पसंद आ रही है। और साथ में आपको यदि नेक्स्ट क्लास चाहिए अदर भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे जो क्लास आपको स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको कल से साइंस और हिंदी इन दो की आपको यहाँ पे क्लासें अब कंटिन्यू मिलेंगी। साथ में जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास जल्द स्टार्ट कर देंगे। आइए जानते हैं गद्य और पद्य के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गद्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य जो होते हैं साहित्य की एक प्रमुख विधा होती है जो कि कहानी में बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। तो गद्य आपको याद रखना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गद्य धन यत। छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य का अर्थ यहाँ पे बोलना, कहना या फिर बतलाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पद। पद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पद और यत। छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से युक्त तथा भावपूर्ण रचना को पद्य कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि गद्य जो था वो छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से यहाँ पे मुक्त था, किंतु जो पद होते हैं वो छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से युक्त होते हैं। पद को हम यहाँ पे इंग्लिश में पोएट्री कह सकते हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ पे आसानी से इसे याद रख सकते हैं। पी से पोएट्री जिसे कविता बोला जाता है और यहाँ पे पी से पद, तो इन दोनों को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से युक्त एवं भावपूर्ण रचना को पद्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे गद्य और पद्य में अंतर, जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। गद्य के विषय विचार प्रधान जबकि पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। गद्य और पद्य में आपको अंतर यहाँ पे बताना है
कि जो गद्य के विषय होते हैं वो विचार प्रधान होंगे, जबकि पद्य के विषय आपके भाव प्रधान रहते हैं। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, जबकि पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। नेक्स्ट है, गद्य में किसी बात को खुलकर कहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि पद्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, गद्य को सामान्य भाषा कहा जाता है, जबकि पद्य को कविता कहा जाता है। गद्य और पद्य में ये अंतर है जो याद रखना है। गद्य को सामान्य भाषा बोला जाता है, जबकि पद्य को कविता या पोट्री कहते हैं। गद्य में वाक्य और पैराग्राफ होते हैं। आपने कोई भी गद्य देखा होगा उसमें एक पूरा पैराग्राफ आता है, जबकि पद्य में छंद आते हैं, अर्थात छोटी छोटी इस प्रकार से लाइनें आपको पद्य में देखने को मिलेंगी जिसमें वाक्यों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, गद्य को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात जो गद्य होता है इसको हम डेली यूज कर सकते हैं, जबकि पद्य को लयबद्ध तरीके से ही पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, गद्य को गायन रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि पद्य को गायन रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात गद्य को यहाँ पे गाकर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, जबकि पद्य या कविता को हम बिल्कुल गाकर यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गद्य में कहानी, निबंध, पत्रलेखन, संस्मरण आदि लिखे जाते हैं, जबकि वहीं पे पद्य में कविता, काव्य, गाने, भजन, पद्य ये सभी लिखे जाते हैं। ये हो गया आपके गद्य और पद्य में अंतर। तो आपको गद्य की परिभाषा याद रखनी है, पद्य की परिभाषा याद रखनी है, और यहाँ पे जो अंतर बताए गए हैं उनको याद रखना है। और इसी के साथ हिंदी में जो चैप्टर 1 है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।